से आपका स्कूल ऑफ माइनिंग में हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी। और ये क्यों देख रहे हैं, तो विनिंग वर्किंग का जो डीजीएमएस के थ्रू फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए जो पेपर हो रहा है, उसके लिए जो बेसिक जियोलॉजी और आजकल जो डीप में जियोलॉजी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे आप ये एग्ज़ाम को, विनिंग वर्किंग के पेपर को जियोलॉजी के थ्रू आप पास हो सके। ठीक है, तो उसके लिए अपन जियोलॉजी का आज फर्स्ट लेक्चर है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली जियोलॉजी क्या है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या है, तो जियोलॉजी उसका मीनिंग है स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ की जो स्टडी रहती है वो वही जियोलॉजी है। जियो मतलब अर्थ और लॉजी मतलब स्टडी, तो जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। इसकी अलग अलग ब्रांचेस है। ठीक है, इसकी ब्रांचेस है। ये ब्रांचेस कौन कौन सी है ये देखेंगे अपन, जिसके अंदर से अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ब्रांच है इसकी पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, तो पेट्रोलॉजी क्या है, तो ये पेट्रोलॉजी जो डिफरेंट रॉक रहते हैं, डिफरेंट रॉक रहते हैं, वो रॉक के अंदर डिफरेंट रॉक की अंदर का जो कंपोजिशन रहता है, कैसे कैसे वो बने हुए हैं, कंपोजिशंस रहता है, उसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर रहता है और वो रॉक ओरिजिन कैसे हुए हैं, ओरिजिन ऑफ रॉक। ठीक है, इसको अपन स्टडी करते हैं, जिसको पेट्रोलॉजी बोला जाता है। इसकी सेकंड इंपॉर्टेंट ब्रांच है मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी, इसको देखो याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें, बहुत सारी इसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मिनरोलॉजी से पता चलता है कि इसमें एक तो मिनरल आएगा, मिनरल की कंपोजिशन के बारे में बताएगा। ठीक है, मिनरल है, मिनरल लिखा हुआ है, तो मिनरल का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब वो कैसे दिखता है उसके बारे में आएगा, उसकी स्टेबिलिटी आएगी, ऑकरेंस कैसे वो मिनरल बना है, ऑकरेंस के बारे में जो स्टडी होती है, इसको मिनरोलॉजी बोला जाता है। तो इन शॉर्ट बोले मिनरोलॉजी क्या है, तो मिनरोलॉजी मिनरल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस और स्टेबिलिटी, मिनरल के स्टेबिलिटी की स्टडी को मिनरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, तो इसमें क्या स्टडी करते हैं अपन, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जो है वो रॉक के स्ट्रक्चर को, रॉक स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, रॉक स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, याद भी रह जाएगा इजीली। भाई स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है तो स्ट्रक्चर के बारे में सब सर्च करेंगे, किस में, तो कि अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट का जो स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें जो रॉक्स रहेगी डिफरेंट टाइप की, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी को ही बोलते हैं। फिर फोर्थ हो जाएगा स्टैटिग्राफी। स्टैटिग्राफी किसको बोलते हैं, ये भी जो है वो जियोलॉजी का ही टर्म्स है। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें अपन जो रॉक का स्ट्राटा रहेगा, स्ट्राटा, ठीक है, बेसिकली स्ट्राटा ऑफ, सॉरी, सेडिमेंट्री रॉक्स, बराबर, उसको स्ट्रेटिग्राफी देखेंगे। उसमें कोरिलेशन वगैरह देखते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आप तो ये याद रखो कि भाई स्टेडिमेंट्री रॉक का जो स्ट्राटा रहता है, उसकी स्टडी को स्ट्रेटिग्राफी बोला जाता है। फिर पैलेंटोलॉजी है। पैलेंटोलॉजी क्या है, तो वो है स्टडी ऑफ फॉसिल्स,
फोसिल फ्यूल जो मिलते हैं, जो प्राणियों के अवशेष वगैरह जो मिलते हैं, बेसिकली ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, तो स्टडी ऑफ फोसिल्स को क्या बोलेंगे? पैलेंटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना। तो ये ब्रांचेस होगी। उसके बाद अपन स्टडी करेंगे भाई ओरिजिन, अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई है। उसके बाद अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो भाई अर्थ की ओरिजिन के लिए 2 थियरीज यहाँ पे हैं। ठीक है, वो दोनों थियरीज के बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। एक थियरी जिसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी थियरी, यहाँ पे लिख देते हैं। एक थियरी इसको क्या बोला बोला जाता है? इवोल्यूशनरी थियरी। इवोल्यूशनरी थियरीज। और दूसरी है एक कैटास्ट्रोपिक थियरी। कैटास्ट्रोपिक थियरीज, ये दोनों थियरीज जो है वो अर्थ की ओरिजिन को डिफाइन कर दिया। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस ये है कि ये इवोल्यूशनरी थियरी अपने को ये बोलती है कि भाई जब सन का इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन ऑफ सन, तो उसी टाइम ये प्लैनेट्स वगैरह जो है वो बन गए थे। और एक दूसरी जो थियरी है वो बोलती है कि कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ होगा जिसको, या तो वो एक ऐसा कैटास्ट्रोफ हुआ होगा जिसकी वजह से ये पृथ्वी जो है अर्थ की ओरिजिन हुई है, और जो प्लैनेट और सोलर सिस्टम है वो डेवलप हुआ है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें अपन धीरे से बात करें कि भाई इसका कोई एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल एक थियरी है जिसको नेब्यूलर हाइपोथेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेब्यूलर हाइपोथेसिस। ठीक है, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो अपन आगे आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि भाई नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, ये देखो कैटास्ट्रोफ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे दो स्टार्स का एक दूसरे से मतलब एक्सीडेंट हो जाना, मतलब उसको एक दूसरे से टकराना। ठीक है, तो उस टाइप के कैटास्ट्रोफ हो सकते हैं। तो उसको यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक थियरीज में डिस्कस किया है, जिसको अपन अलग अलग थियरी है तो थियरी में अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या समझेंगे? सबसे पहले समझेंगे नेब्यूलर हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान अपने को क्या रखना है भाई, इसका ये थियरी किसने बनाई थी। तो इसका जो थियरी है वो देने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम क्या है? उनका नाम है कांट आप याद रखना। ठीक है, और ये बेसिकली इन्होंने कब दी थी? तो ये थियरी दी थी 1755 में। 1755 में उन्होंने थियरी दी थी। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। ठीक है, इन्होंने दी 1755 में। फिर इसी थियरी को थोड़ा सा लाप्लेस करके एक वैज्ञानिक है, आप याद रखना, लाप्लेस। ठीक है, लाप्लेस ने भी इस थियरी को थोड़ा सा फॉरवर्ड किया, और यही थियरी को फिर उन्होंने बोला कि ये थियरी सही है, कुछ ऐसे तर्क लगा के 1976 में। ठीक है, अब इनकी थियरी का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था? तो उनकी थियरी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि भैया जो ये प्लैनेट्स है वो पहले जो गैलेक्सी है ना, उसमें एक ऐसा हॉट जो नेबुला क्या है, सबसे पहले ये समझो आप कि नेबुला क्या होता है। नेबुला एक हॉट गैस का क्लाउड जो रहता है ना, हॉट गैस क्लाउड, बराबर, जो बादल रहता है हॉट गैस का। ठीक है, उसको अपन नेबुला बोलेंगे। और वो एक डिस्क शेप्ड था, डिस्क शेप। ठीक है, एक डिस्क शेप नेबुला था, जिसको मैं यहाँ पे ड्राइंग करके आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा एक नेबुला था जो अपने एक्सेस पे क्या कर रहा था? घूम रहा था। जैसे हमने बताया कि ये जैसे नेबुला है, एक से डिस्क शेप था, ठीक है, एक हॉट गैस का क्लाउड था, वो अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम रहा था, कंटिन्यूस इसका रोटेशन चालू था। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीता, तो ये रोटेशन की वजह से ये जो इसकी जो एनर्जी रहेगी ना, वो एनर्जी क्या हो गई? इसकी एनर्जी एकदम डाउन हो गई। धीरे रोटेशन की वजह से उसकी एनर्जी डाउन हो गई। एनर्जी डाउन होने के बाद ये जो नेबुला जो इतना बड़ा था वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते गया, छोटा होता गया। ठीक है, छोटा होता गया। फिर छोटा होने की वजह से जो इसका मोमेंटम था वो भी उसकी एक्सिस की वजह से
मोमेंटम और तेज होने लगा, और तेज मोमेंटम हो गया तो एक ऐसा पॉइंट हो गया कि उसका कॉन्ट्रैक्शन का स्टेज जैसे ख़त्म हो गया, और वहाँ पे एक जो फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो है ना वो टूटने लगा, अलग अलग पार्ट में टूटने लगा, और एक हॉट हॉट गैस के जो पार्ट्स हैं ना वो अलग अलग गैस में ऐसे टूटने लगे, ऐसे ऐसे टूट के अलग से जाने लगे। ठीक है, अलग अलग फोर्स पे हुए तो अलग अलग लोकेशन पे वो जितने भी हॉट गैस के क्लाउड थे वो अलग अलग लोकेशन पे वो रुक गए, और लास्ट में जो इसका मास बचा वो मास को अपन क्या बोलेंगे, वो मास को अपन सन बोला गया, और जो छोटे छोटे टुकड़े प्लेनेट के फॉर्म में अभी आज अपन को दिख रहे हैं वो वही हॉट गैस के क्लाउड है, और धीरे धीरे ये क्या है, हॉट गैस का क्लाउड जो है ठंडा पड़ गया, और आज के जो भी अपने को प्लैनेट्स दिख रहे हैं वो प्लैनेट्स में वो रूपांतरित हो गए। तो ये थियरी अपने को ये समझाती है, इतना बड़ा थियरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता रहे मोटा मोटी क्या होता है उसके लिए मैंने बता दिया। तो ऐसे अपना जो प्लैनेट्स है 8 प्लैनेट, अभी प्लूटो को पहले मान के अपन 9 प्लैनेट मानते थे, बट अभी क्या है प्लूटो को प्लैनेट्स नहीं मान रहे, तो अपन टोटल 8 प्लैनेट मान के चलते हैं। 8 प्लैनेट और सन का जैसे इस हाइपोथेसिस के हिसाब से ऐसे ही उद्भव हुआ है, ये अपन मान के चलेंगे। ठीक है, फिर ये प्लैनेट की कुछ लिमिटेशन थी, तो लोगों ने फिर इस थी हाइपोथेसिस